प्यारे साथियों, यदि आपको बीए, बीएससी तथा बीकॉम के किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का क्लास नोट्स, सजेशन तथा सिलेबस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइए, आप उस सब्जेक्ट का नाम लिख कर दो। हमारे चैनल के माध्यम से सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बिल्कुल आपको निःशुल्क दिए जाते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। सभी प्यारे दोस्तों से मेरा अनुरोध है, टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का क्लास नोट्स का जो है PDF देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, क्लास नोट्स का PDF काफ़ी अच्छे ढंग से डाउनलोड कर लेना। जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, सब्सिडरी पेपर है, उसका क्लास नोट्स का PDF आप डाउनलोड कर लो। ना ही आपको किसी तरह की बुक खरीदने की आवश्यकता है, ना ही आपको किसी तरह के गेस्ट पेपर खरीदने की आवश्यकता है। मेरे द्वारा जो क्लास नोट्स दिए जाते हैं उसे पढ़ के आप अपने सब्जेक्ट में 100 मार्क्स प्राप्त कर पाओगे दोस्तों, ये 100% गारंटी है। मेरे द्वारा आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने भी BA फर्स्ट ईयर यानी कि BA प्रथम वर्ष में पॉलिटिकल साइंस बोले तो राजनीति विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को रखा है, तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिखाए गए हैं, ठीक है, ये प्रश्न का यदि आप जवाब देते हो तो आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, 20 मार्क्स मिलते हैं। परंतु जब आप इन प्रश्नों का जवाब दोगे तो आपको 20 मार्क्स एग्जामिनर के द्वारा क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि आप गेस पेपर से पढ़ के पढ़ाई किए हो, ठीक है। गेस पेपर की सहायता से आपने पढ़ाई करी है, नोटबुक की सहायता से आपने पढ़ाई करी है, और उसी के सहायता से आप उत्तर लिखने का भी काम करोगे, इसलिए आपको 20 में 20 मार्क्स नहीं मिल पाते। परंतु प्यारे दोस्तों, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो कि हर वर्ष आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वर्ष भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इन सवालों का जवाब यानी कि इन सवालों का उत्तर काफ़ी अच्छे ढंग से आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है, ठीक है। काफ़ी आसान शब्दों से इन सवालों के जवाब आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। यदि आप हमारे इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हो तो अब मैं गारंटी देता हूँ आप भी जो है पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में 20 मार्क्स इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने से आपका 20 मार्क्स कंप्लीट हो रहा है, तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सवाल यहाँ पर देख सकते हो, राजनीति के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण का विवेचना कीजिए, ठीक है। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ये सवाल इन सवालों के जवाब जो है पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी अच्छे ढंग से काफ़ी गहन अध्ययन के बाद तैयार किए गए। और इस वर्ष आपके एग्जाम में तो ये सवाल पूछे ही जाएंगे, और पूछे जाएंगे 20 मार्क्स में, ठीक है। इन सवाल का उत्तर जब आप दोगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो राजनीति के संरचनात्मक, इस 10 मिनट के वीडियो में आपके 20 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। राजनीति के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण, डेविड स्टन जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, डेविड स्टन के जो निवेश निर्गत विश्लेषण से जो उत्पन्न असंतोष हुआ उसके कारण से अस्तित्व में क्या आया। तो राजनीति के संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक विश्लेषण, अस्तित्व में कौन आया, तो राजनीति के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण, ठीक है। और किसके द्वारा लाया गया, तो डेविड स्टन के द्वारा लाया गया। तो इस बात को काफ़ी अच्छे और आसान शब्दों में हम समझने वाले हैं, तो वीडियो को छोड़ के मत जाना, ठीक है। डेविड स्टन का निवेश निर्गत मॉडल, डेविड स्टन के द्वारा जो निवेश निर्गत मॉडल दिया गया था वो समान सिद्धांत निर्माण में राजनीति को बहुत आगे तक नहीं ले जा सका, ठीक है। डेविड स्टन के द्वारा जो निवेश निर्गत मॉडल लाया गया वो समान सिद्धांत निर्माण में राजनीति को बहुत आगे तक नहीं ले जा सका। अतः जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है उत्तर, ठीक है, तो ही आप 20 मार्क्स प्राप्त करोगे। अतः आमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को संरचनाओं और प्रक्रियाओं के रूप में समझने के प्रयत्न का विचार प्रस्तुत किया, ठीक है। आमंड जो है प्यारे दोस्तों, आमंड जो है वो राजनीति की जो व्यवस्था है, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था की जो संरचना है, उनके प्रकार यानी कि कार्य हैं, जो भी कार्य हैं उनको समझने के लिए प्रयत्न का विचार प्रस्तुत करने का काम किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए संरचनात्मक, हो सकता है कि आपको एक बार में समझ ना आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, ना ही आपको लिखने की आवश्यकता है ना ही आपको रटने की आवश्यकता है, वीडियो देखने मात्र से ही आपको इन प्रश्नों का उत्तर याद होने वाले हैं। संरचना प्रक्रियात्मक उपागम इस बात की व्याख्या करता है, हमें जो राजनीति की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों बात को समझिए। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम इस बात की व्याख्या करता है कि कौन सी संरचना राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कौन से कार्यों का संपादन करती है, ठीक है। यह वस्तुतः व्याख्या और परीक्षण का एक उपकरण है, ठीक है। हमारा जो राजनीतिक संरचना है वो जो है व्याख्या और परीक्षण का एक उपकरण है, एक यंत्र है। ये उपागम 2 प्रमुख धारणाओं पर केंद्रित है, ठीक है। ये जो उपागम है ये 2 प्रमुख धारणाओं पर केंद्रित है। ये धारणाएं
कुछ इस प्रकार है, इसके बारे में जानते हैं। प्रक्रिया और संरचना की धारणाएं। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अंतर्गत हम राजनीति का अध्ययन सरकारों की संरचना एवं कार्यों का विश्लेषण करके कर सकते हैं। इस उपागम की मूलभूत मान्यता यह है कि मनुष्य सुसंगम ढंग से क्रिया करता है, अर्थात वो अपनी मूलभूत कालीन क्रियाओं का दोहराता है। ठीक है, कोई भी मनुष्य जो है वो अपनी हैबिट आदत को बार बार दोहराने का काम करता है, इसलिए उसे हैबिट नाम रखा गया है। ठीक है, उसी तरह वो अपनी मूलभूत कालीन क्रियाओं को बार बार दोहराने का काम करता है। तो प्यारे दोस्तों, इन बातों को काफ़ी और भी अच्छे ढंग से हम लोग समझने का काम करेंगे। आप वीडियो को दोबारा देखना तो आपको याद हो जाएंगे, और आपको वीडियो देखना कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 मार्क्स इस वीडियो को देखने से आपका कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इस वर्ष आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पर बात कर ले, जब इन अंतःक्रियाओं के एक सीमा के बाहर को दोहराया जाता है, जब इन अंतःक्रियाओं के एक सीमा के बाहर दोहराया जाता है, तब इसके परिणाम स्वरूप संरचनाओं की उत्पत्ति होती है। प्यारे दोस्तों, जब आप अंतःक्रियाओं को बार बार दोहराने का काम करोगे तो उसके परिणाम स्वरूप एक परिणाम निकल के आते हैं, वो है संरचनाओं की उत्पत्ति। ठीक है, जब आप किसी कार्य को बार बार दोहरा रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा ही ना। तो उसी तरह इन क्रियाओं को जब हम बार बार दोहराते हैं तो एक परिणाम निकल के आता है, उसका नाम है संरचनाओं की उत्पत्ति। उदाहरण के लिए हम बात करें, यहाँ पर ब्रिटिश संसद की एक संरचना है। ठीक है, ब्रिटिश का जो संसद है उसकी भी एक संरचना है। कुछ संरचनाएं ऐसी भी होती हैं जो तब तक अनाम रहती हैं, तब तक अज्ञात रहती है जब तक उन्हें कोई नाम नहीं देता। मान के चलो कि आप कोई भी काम करते हो, कोई कुछ नया काम करते हो, तो तब तक अज्ञात रहता है जब तक आप उसे कोई नाम नहीं देते हो। ठीक है, तो वही सिस्टम यहाँ पर लागू होता है। जब किसी संरचनाएं में निरंतर संपादित होने वाले व्यवहारों का कारण उस संरचना की यहाँ पर बात, तो कुल मिलाकर बात करें तो कोई भी संरचना के अस्तित्व को स्थिर रहने के लिए एक सहारा चाहिए। ठीक है, कोई गाड़ी मान के चलो रोड के किनारे खड़ी हुई है, तो उसको स्थिर करने के लिए हम लोग टायर के पास गाड़ी का जो चक्का होता है उसके पास हम एक मतलब कुछ भी रख देते हैं, ईंटा रख देते हैं या कोई भी वस्तु रख देते हैं ताकि वो इधर से उधर ना हो। ठीक है, उसी तरह स्थिर रहने के लिए यहाँ पर एक सहारा मिलता है। ठीक है, संरचना का। समाज वैज्ञानिक उन क्रियाओं को प्रक्रियात्मक यानी कि फंक्शनल कहते हैं, इसके विपरीत संरचना। ठीक है, इसके यानी कि मैंने यहाँ पर जो है इसका सीधा संरचना पढ़ा मैंने, यहाँ पर इसके विपरीत संरचना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके विपरीत संरचना के अंतर्गत निरंतर संपन्न होने वाले जिन व्यवहारों से उस संरचना के अस्तित्व पर आघात पहुँचता है, उन व्यवहारों को समाज वैज्ञानिक दुष्क्रियात्मक यानी कि डिसफंक्शनल की संज्ञा देते हैं, डिसफंक्शनल की का नाम देते हैं। ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक विपरीत कार्य किया जा रहा है। एक मैंने यहाँ पर आप लोगों को फंक्शनल कार्य के बारे में बताया। ठीक है, यानी कि कोई सीधा कार्य कर रहा है तो ये फंक्शनल में आ जाता है। और मान के चलो कि कोई उल्टा कार्य कर रहा है, मान के चलो कि आपका दोस्त आपका उल्टा सारा मतलब व्यवहार कर रहा है। ठीक है, आपका दोस्त आपका उल्टा व्यवहार कर रहा है, तो उसी तरह यहाँ पर जो है विपरीत संरचना के अंतर्गत निरंतर होने वाले जो भी कार्य जो भी व्यवहार हैं वो बराबर हम लोग करते ही रहते हैं, तो उससे जो है अस्तित्व पर आघात पहुँचता है। ठीक है, अस्तित्व पर क्या होता है, आघात पहुँचता है, और उन व्यवहार को समाज में हम लोग वैज्ञानिक दुष्क्रियात्मक यानी कि डिसफंक्शनल की संज्ञा देते हैं, डिसफंक्शनल का नाम देते हैं। कुछ यहाँ पर बात कर ले, कुछ संरचना द्वारा किए गए जाने वाले कुछ कार्य नितांत स्पष्ट होते हैं। जैसे ब्रिटिश संसद का स्पष्ट कार्य कानून बनाना है। जैसे कि हमारे संसद का क्या काम है, आप कमेंट करके बताओगे। हमारे संसद या इंडिया का जो संसद है उसका कार्य कौन सा है, मुझे कमेंट करके बताओगे। जिस तरह ब्रिटिश संसद का काम है कानून बनाना, जिस तरह ब्रिटिश संसद का काम है कानून बनाना, उसी तरह इंडिया संसद का क्या काम है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। यदि उत्तर ना पता हो तो टेलीग्राम में मैं उत्तर दूंगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। पैराग्राफ चेंज करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके मार्क्स जो है एग्जामिनर के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, पैराग्राफ आप लोग उत्तर लिखने के दौरान नहीं देते हो, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। इसके विपरीत संरचनाओं के कुछ कार्य स्पष्ट नहीं होते हैं, उनका तब तक पता नहीं चलता जब तक उनकी खोज नहीं की जाती है। ठीक है, इसके विपरीत संरचनाओं के कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल छुपा हुआ रहता है। ठीक है, और वो छुपा हुआ राज तब तक उजागर नहीं होता जब तक उनकी खोज नहीं की जाती। मान के चलो कोई बच्चा छिप जाता है तो उसको आप जब तक नहीं खोजोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर भी वही लॉजिक लागू होता है। इसी तरह कुछ संरचनाएं यानी कि कुछ संरचनाएं एक समान दिखती हैं और एक समान कार्यों का संपादन भी करते हैं। इसके विपरीत यहाँ पर देख ले,
कुछ संरचनाएं एक समान प्रतीत होने के बावजूद भी भिन्न भिन्न कार्य संपादन करती है। देखिए, मैं यहाँ पर उत्तर के दौरान आपके दैनिक के लाइफ स्टाइल से मैं इन उत्तर को जोड़ने का काम करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। मान के चलो कि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स जो है बिल्कुल सेम टू सेम आपके जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, परंतु उनके कार्य जो है आपसे बिल्कुल भिन्न है, ठीक है, भिन्न है। तो इस उदाहरण के लिए अमेरिकी कांग्रेस और भारतीय सांसद एक समान होते हुए कार्यों की दृष्टि से भिन्न है। मान के चलो कि आपका नाम अमेरिकी कांग्रेस है और मेरा नाम भारतीय संसद है, बिल्कुल सेम है, लेकिन हमारा कार्य और आपका कार्य बिल्कुल भिन्न भिन्न है, ठीक है। अतः संरचनाओं की तुलना एक कठिन कार्य है, अतः अधिकतर इनके कार्य की तुलना ही की जाती है। इनके कार्य के से ही हम लोग मान के चलो कि किसी भी मनुष्य को हम फेस, शकल सूरत से नहीं जज कर सकते। उसके अंदर जो कार्य है, उसके अंदर जो गुण है, उससे हम उसको जज कर सकते हैं। तो इसीलिए राजनीति में भी कहा गया है कि इनके कार्य से ही हम किसी भी चीज़ की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है स्टार दे के उत्तर लिखना है। तो कहीं कहीं आपको स्टार देना है, कहीं पे पैराग्राफ चेंज करना है, ये सब बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर जो उत्तर मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, सेम टू सेम यही आपको लिखना है वहाँ पर, तो ही आप 20 मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। तो जल्दी से आप इन प्रश्नों के उत्तर भी अपनी कॉपी में यदि लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, ठीक है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अंतर्गत 3 प्रश्न अंतर्निहित हैं, ठीक है। पहला, किसी भी व्यवस्था में कौन सी बुनियादी कार्यों का संपादन होता है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक के बारे में हम लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो इनके अंतर्गत 3 प्रश्न जो है अंतर्निहित है। पहला प्रश्न जो है, किसी भी व्यवस्था में कौन सी बुनियादी कार्यों का संपादन होता है। दूसरा जो है, किसी संरचना द्वारा के वे कार्य किए जाते हैं, ठीक है। तीसरा जो है प्यारे दोस्तों, किन परिस्थितियों में उन कार्यों को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद विद्वानों के अनुसार, अब हम लोग यहाँ पर विद्वान के बारे में थोड़ा बता देंगे एग्जामिनर को, ताकि उनको लगेगा हाँ अरे यार उत्तर तो बिल्कुल सटीक दे रहा है, इससे तो फुल मार्क्स मिलनी चाहिए। विद्वानों के अनुसार इस उपागम की मुख्य मान्यताओं के निम्न शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। पहला है आपका, प्रत्येक व्यवस्था की संरचना होती है। जो भी व्यवस्था हम लोग करते हैं उसकी कहीं ना कहीं संरचना होती है। दूसरा, इन संरचनाओं को पहचाना जा सकता है, ठीक है। कोई भी व्यवस्था हम लोग करते हैं तो उसकी संरचना सबसे पहले करते हैं, और दूसरा में कि हम लोग उसकी संरचना को पहचान भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे दोस्तों तीसरा भी हम लोग देखने का काम करेंगे। तीसरा जो है, इन संरचनाओं के अंग या तत्व व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। और चौथी की बात करें तो व्यवस्था की संरचनाओं के अंगों द्वारा किए गए कार्यों का महत्व व्यवस्था के कार्यों के परिप्रेक्ष्य में ही की जाती है, ठीक है, इनकी उपस्थिति में ही की जाती है। बातों को समझिएगा अच्छे ढंग से, पहले आप इन प्रश्नों के उत्तर को लिखिए, फिर दोबारा वीडियो देखने का काम कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको 100% समझ में आएगा और आप भी 20 मार्क्स इस 10 मिनट की वीडियो में प्राप्त कर पाओगे। पांचवा, आपका व्यवस्था की संरचनाओं के अंग कार्य की दृष्टि से अन्योन्याश्रित होते हैं, ठीक है। व्यवस्था की जो संरचना होती है उसके जो अंग होते हैं उस अंग के कार्य की दृष्टि से अन्योन्याश्रित होते हैं। छठा है दोस्तों, यहाँ पर इन कार्यों का महत्व उसी समय तक है जब तक वे व्यवस्था के अंग हैं। मान के चलो कि आपका महत्व कोई भी इंसान कब तक देगा, जब तक आपका समय अच्छा चल रहा है, आपकी हर चीज़ अच्छी चल रही है, तो ही आपको महत्व देगा। आपका समय खराब चल रहा है तो अरे यार कौन है, मैं इसे पहचानता भी नहीं, बस मुंह फेर के चले जाएंगे। तो वही लॉजिक यहाँ पर भी लागू होता है। इनको कार्यों का महत्व उसी समय तक दिया जाता है जब तक वो व्यवस्था के अंग रहते हैं। सातवां, आपका व्यवस्था की प्रवृत्ति संतुलन की ओर होती है। व्यवस्था की जो प्रवृत्ति होती है, किसी भी व्यवस्था की जो मतलब क्रियाकलाप होता है, संतुलन की ओर ही होती है। जब तक आप संतुलन में रहोगे तब तक आपकी व्यवस्था प्रवृत्ति बनी रहेगी। आप संतुलन के अलावा असंतुलित हो जाओगे तो फिर आपकी व्यवस्था प्रवृत्ति बन ही नहीं सकती। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर बात कर ले, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। विशेषताएं क्या हैं, तो पहला, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर बल। पहला जो है वो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर बल, यानी कि पूर्ण रूप से राजनीतिक व्यवस्था पर बल देने का काम किया गया है, ठीक है। ये पहली विशेषताएं हैं इनकी। स्टन की भांति ही आमंड भी संपूर्ण और प्रक्रियाओं को विश्लेषित करने में राजनीतिक व्यवस्था का ही आधार रखता है, ठीक है। वो राजनीतिक व्यवस्था को ही जड़ बना रखा है। कौन, तो स्टन, डेविड स्टन के भांति आमंड भी एक बहुत बड़े विद्वान थे। वो भी जो है वो
यहाँ पर बात कर ले तो संपूर्ण और प्रक्रियाओं को विश्लेषित करने में राजनीतिक व्यवस्था को ही आधार व जड़ बना रखा है। इसने इन सब संरचनाओं की ओर ध्यान केंद्रित किया है जो राजनीतिक व्यवस्थाओं को विशेष प्रकृति प्रदान करती है। प्यारे दोस्तों, जल्दी से इन प्रश्नों के उत्तर को कॉपी में लिखिए क्योंकि आप लोगों के पास एक बेहतरीन मौका है। प्यारे दोस्तों, दूसरा हम बात कर ले। पहला यहाँ विशिष्ट कार्यों की शर्त प्रतिपादन। व्यवस्था में संरचनात्मक विभिन्नीकरण या विविधता हो सकती है। व्यवस्था में संरचनात्मक की विभिन्नीकरण यानी कि बहुत आपको भिन्न भिन्न तरह के संरचनात्मक देखने को मिल सकते हैं व्यवस्था में, ठीक है। और विविधता भी हो सकती है, एकता नहीं, विविधता हो सकती है। अर्थात किसी राजनीतिक व्यवस्था में प्रक्रियाओं का संपादन क प्रकार की संरचनाओं के द्वारा हो सकता है तथा किसी अन्य व्यवस्था में इन्हीं कार्यों का निष्पादन ख प्रकार की संरचनाएं कर सकती है। तो यहाँ पे क ख का मतलब मैं क ख नहीं पढ़ा रहा, जिस तरह क और ख के बीच जो अंतर है, डिफरेंट है, वही मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बात कर ले, यहाँ संरचनाओं की समानता मौलिक नहीं है। संरचनाओं की समानता जो है मौलिक नहीं है, किंतु व्यवस्था के बने रहने के लिए प्रक्रियाओं का एक निष्पादन अनिवार्य है, ठीक है। तीसरा जो है विविध संरचनाओं में प्रक्रियात्मक अंतर्निर्भरता। यह उपागम राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान संरचनाओं में अंतर्निर्भरता की प्रक्रियात्मक आधार पर एक व्याख्या करता है। अर्थात ये संरचनाओं को प्रक्रियाओं के आधार पर परिभाषित करने का प्रयत्न करता है। और चौथा जो है काफ़ी प्यारा सा है, संरचनात्मक प्रतिस्थापनता की मान्यता। संरचनात्मक एकरूपता तथा या समानता के स्थान पर इस उपागम में यह स्वीकार किया गया है कि संस्कृति विशेष के अनुसार संरचनाओं में हेरफेर कर सकता है, यानी कि हेरफेर था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इन प्रश्नों का उत्तर थोड़ा लंबा चौड़ा है। लंबा चौड़ा इसलिए है क्योंकि ये 20 मार्क्स का है। यहाँ से आपके 20 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि इन प्रश्नों का उत्तर अपने कॉपी में लिख लो, फिर इसके बाद वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लो। ना ही आपको रटने की आवश्यकता है, ना ही आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद उनके स्थान पर कई प्रकार की संरचनाओं का निर्माण या प्रतिस्थापना हो सकती है। पाँचवा जो है आपका प्रक्रियात्मक तथा विक्रियात्मक संरचनाओं को मान्यता। संरचनाएं हर समय केवल प्रक्रियाएं ही करती है, ऐसा इस उपागम में नहीं माना गया है। एक ही संरचना एक समय में प्रक्रिया और दूसरे समय में विक्रय करने की स्थिति में धकेली जा सकती है। अतः यह उपागम प्रक्रियाओं और विकारियों को स्वीकार करने वाला उपागम है, ठीक है। अब आलोचनाएं की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। आपको इसी तरह सेम टू सेम एग्जाम में उत्तर लिखने हैं और इस तरह का उत्तर ना ही आपको किसी गेस्ट पेपर या किसी नोटबुक में होगा, तो समझ सकते हो 20 मार्क्स आपके कंप्लीट होने वाले हैं। पहला, इस उपागम पर परिवर्तन विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके समर्थक समाज में गत्यात्मक के स्थान पर यथास्थितिवादी के समर्थक हैं, ठीक है। और दूसरा जो है, इस उपागम का प्रयोग उन लोगों के लिए नहीं किया जाता जो हार्वर्ड तथा शिकागो के बंद कमरों में, जी हाँ दोस्तों, उन लोगों के लिए ये उपागम लागू नहीं किया जा सकता जो कि हार्वर्ड तथा शिकागो के बंद कमरों में लगे हुए पूरे दिन बैठे रहते हैं। इससे तीसरी दुनिया के देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन संभव नहीं है। यह उपागम सर्वसम्मतता, ठीक है, सभी की सम्मति से किया जाता है और सभी की सम्मति पर बल भी देने का काम किया जाता है, जबकि तीसरी दुनिया के देशों में सर्वसम्मति का अभाव पाया जाता है। तीसरा यहाँ पर बात कर ले, आलोचक ये भी कहते हैं कि यह उपागम पूंजीवादी व्यवस्था की रक्षा करता है, ठीक है। और चौथा, ये भी कहा जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था की प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को स्पष्ट करना कठिन है, ठीक है। उपरोक्त आलोचनाओं के आधार पर संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। ये सच है कि इस दृष्टिकोण में ऐसे पद्धतियों का प्रयोग किया गया है जो परिभाषा की दृष्टि से कठिनाई अवश्य उत्पन्न करते हैं, तथापि राजनीति को परंपरागत जकड़नों से मुक्त कर एक नया गत्यात्मक अनुशासन डिसिप्लिन बनाने का सूत्रपात संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य द्वारा ही हुआ है, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, एप्टर विद्यमान के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। उपरोक्त आलोचनाओं के आधार पर संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ये सच है कि दृष्टिकोण में ऐसे पद्धतियों का प्रयोग किया गया है जो परिभाषा की दृष्टि से कठिनाई अवश्य उत्पन्न करते हैं, ठीक है। परिभाषा की दृष्टि से कठिनाई, डिफिकल्टी अवश्य उत्पन्न करते हैं, जन्म देते हैं कठिनाई को, तथापि राजनीति को परंपरागत जकड़नों से मुक्त कर एक नवीन गत्यात्मक अनुशासन। हम दोबारा रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। इसके बाद तथा एक्सटिन ने लिखा है कि विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वार के बाद
के वर्षों में और विशेष रूप से अभी हाल के वर्षों में राजनीति के विद्यार्थियों ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण और यहाँ पर बात कर ले प्रयोग और परिप्रेक्ष्यों की अधिकाधिक प्रयोग किया है। ठीक है, तो कुल मिला के बात करें तो प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों का उत्तर फाइनली कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है कि आपके दिमाग से ऊपर मेरे द्वारा कही गई बातें जा रही होंगी। तो सबसे पहले यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर अच्छे ढंग से समझना है, याद करना है, तो सबसे पहले मेरे द्वारा यहाँ पर बताए गए उत्तर को आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। जैसे जैसे बताया वैसे वैसे लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो को आपको यानी कि आंख बंद करके हेडफोन लगा के बस सुनते जाना है। हम गारंटी लेते हैं आपको ना ही रटने की आवश्यकता होगी, ना ही दोबारा पढ़ने की आवश्यकता होगी। आपको याद हो जाएगा इन प्रश्नों का उत्तर और आप भी 20 मार्क्स कंप्लीट कर पाओगे। तो जो भी सवाल बार बार आपके एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं, उन सवालों का उत्तर मेरे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सब्जेक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।